हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो मनोविज्ञान है उसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा किसके लिए, आपकी जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, ठीक है 2.0 वाली जैसा कह रहे हैं 2.0 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें आपका बिहार पीजीटी टीआरई साइकोलॉजी का जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप जाएंगे बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर तो वहां पे आपको लेके ही चलते हैं। तो यहाँ पर जब आप आएंगे इस वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे जितने भी सिलेबस दिए हुए हैं उसमें से कहीं भी आपका इस प्रकार से टीचर का कुछ भी सिलेबस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपके बीपीएससी साइकोलॉजी सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो फिर सवाल उठता है कि अभी जो परीक्षा होने वाली है आपकी टीआरई की और जो अभी लास्ट टाइम में अभी हुई थी 26 अगस्त को, ठीक है, उस परीक्षा में जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो कहाँ से पूछे गए थे, कहाँ से सिलेबस है, क्या पढ़े, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा था, आपको बताया था कि आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा आपके सिलेबस का, ठीक है, काफ़ी सिंपल काफ़ी साधारण रहना है। आपका ये जो एग्ज़ाम है ये टीचर का एग्ज़ाम है आपके, ठीक है, टीचर का एग्जाम है आपके, पीजीटी स्तर का एग्जाम है, तो सवाल भी आपके उसी टाइप के रहेंगे पीजीटी स्तर के। और उसी के साथ साथ आप जो है मेनली डील करेंगे किसके साथ, आप 11th एंड 12th इन लोगों के साथ आप डील करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बताया था आपको 11th एंड 12th के लिए आपकी जो बेसिक एनसीईआरटी की किताब है, एससीईआरटी की किताब है, उसको आप जितना अच्छे तरीके से करेंगे उसमें उतना आपका यहाँ पर फायदा है। लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको बताया था कि 5 सवाल तो वहीं पर आपको दिखा दिए थे। ठीक है, 5 सवाल आपके डायरेक्टली आपके कहाँ से पूछे गए थे, आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ठीक है, अगर हम बात करें बिहार पीजीटी के लिए तो बिहार पीजीटी के लिए आपको बताया है अगर आप केवल एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो आपका एक अच्छा खासा पोर्शन वहां से कवर हो जाएगा और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई कोर्स नहीं, कोई ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको केवल सेल्फ स्टडी से आप बन सकते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे भूल कर रहे हैं, वो जाके वो वीडियो देखिए, वहां पे बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिहार पीजीटी के लिए सबसे जो आपके लिए है इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, वो है आपकी एनसीईआरटी की किताबें। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब आप लेंगे किसकी, 11th की प्लस आपकी 12th की। जितना अच्छे से आप इनको पढ़ेंगे उतना अच्छा है। एटलीस्ट जितना इनके अंदर लिखा हुआ है उतना भी अगर आप जान लें समझ लें तो आपका पेपर एक अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर हम चलते हैं अपने पीजीटी सिलेबस के ऊपर। तो पीजीटी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो आपके सामने है वो क्या है, वो अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ था उस टॉपिक्स में विश्लेषण करने के बाद ये ज्ञात होता है कि आपके जो टॉपिक्स है और कहाँ से लिए गए हैं, आपका 11th एंड 12th एनसीईआरटी, ये तो आपके लिए समझ लीजिए मैंडेटरी है। अगर आप इसको छोड़ के और इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत मैंडेटरी हो जाता है आपके ये पीजीटी के लिए। ठीक है, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उतनी आपको बननी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका जो देखा गया है भाग वो क्या है, वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब पता नहीं यहाँ पे टीचर में यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यानी संगठनात्मक मनोविज्ञान से भी हमको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, संगठनात्मक मनोविज्ञान यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इसको आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तो ये भी आपके सिलेबस का भाग है। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है ये है आपके बीपीएससी पीजीटी सिलेबस का भाग। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक चीज सबसे पहले आप ये पूर्ण करेंगे, सेल्फ स्टडी से खुद से पढ़ के आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कोर्स वगैरह कुछ भी कहीं से करने की जरूरत नहीं है आपको, खुद सेल्फ स्टडी से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कहाँ पे, इसके ऊपर जहाँ पे हम क्या जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, एचआर में साइकोलॉजी का क्या रोल होता है। ठीक है, वर्कर्स के लिए किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन कौन से करते हैं, है ना, वो सारी चीजें जो है आपके वो आपको पढ़नी है आपके इस बीपीएससी पीजीटी सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो ये आपका एड ऑन हो गया ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और ये देखिए ये रहा उसका प्रूफ। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कहाँ से बोल रहे हैं, ये देखिए प्रूफ क्या पूछा गया है आपसे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफर कंपटीटिव एडवांटेज टू अ फर्म बाय, मतलब किसी संगठन में किसी फर्म में प्रतिस्पर्धी को लाभ मिलता है प्रशिक्षण और विकास का। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की बात है, ये कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा आईओ से, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का ये आपका भाग होता है। ठीक है,
तो आपको ध्यान देना है इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का चीजें भी आपको पढ़नी है। इसी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उद्यमिता की अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, समझ जाइएगा। एंटरप्रेन्योरशिप से भी यहाँ सवाल पूछा गया कि इसके जनक कौन थे, इस प्रकार का भी आपको एक सवाल पूछा गया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है उद्यम वाली जहां भी बात होगी वहां का जो मनोविज्ञान है उस पर आपको ध्यान देना है कि ये सब चीजें आप पढ़ के थोड़ा सा रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, प्रत्येक कर्मचारी, अगेन कहां से आया है सवाल, आपके इंडस्ट्री से आया है। एनुअल और सेमी एनुअल रेटिंग ऑफ ईच एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कहाँ करेंगे आपके, हमारे घर में तो काम करेंगे नहीं, ये कहाँ काम करेंगे, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में वहां काम करेंगे, ठीक है। तो ये इस देखिए इस प्रकार का सवाल पूछते हैं, कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, पहली बात तो सिलेबस ही नहीं है, और है भी तो आपका 11-12 की एनसीईआरटी के बेस पे, एंड उनकी जो मर्जी है वो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं क्या क्या आपको तैयारी करना है, तो इसको आप ध्यान रखें। वीडियो को आप इसी बात पे लाइक कर दीजिए, एंड अपने जो भी बीपीएससी साइकोलॉजी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही लिया होगा। ये देखिए ये रहा वो सवाल, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उद्यमिता का जनक किसे माना गया है। तो देखिए थोड़ा सा इकोनॉमी और ये सब चीजें के सवाल भी आपसे पूछे गए हैं, एक आध सवाल, तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देके रहेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन वाला आप ध्यान देंगे। उसी के साथ साथ इस बार सवाल कहां से पूछा गया, आपके स्लीप से भी पूछा गया। स्लीप यानी कि निद्रा से, निद्रा का क्या मैकेनिज्म होता है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, किस प्रकार से निद्रा होती है, क्या क्या होती है। इस पे देखिए निद्रा के ऊपर डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन सवाल मिला के कहां से पूछा गया, आपकी चेतना के ऊपर से। चेतना क्या है आपकी, ये कॉन्शियसनेस के ऊपर से, ठीक है। तो स्लीप, अब अगर आप कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे, चेतना पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली स्लीप के बारे में, निद्रा के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस, आप सोते हुए भी चेतना आपकी क्या करती है क्या नहीं करती है ना, चेतना कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है। क्या केवल इसको जो भंग करने के कौन कौन से तरीके हैं, क्या केवल ड्रग के माध्यम से। चलिए वो सवाल दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्ट, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस, है ना, चेतना की बारे में इन्होंने पूछा है आपसे डिटेल में। अच्छा सवाल है ये वाला। ये देखिए ये रहा सवाल आपके कहां से, आपके स्लीप से सवाल रहा, ये रहा आपके सवाल निद्रा से। तो अगर अभी आप अगला टीआरई पीजीटी का एग्जाम देंगे और उसमें निद्रा छोड़ के जाएंगे तो किसका नुकसान है, इसमें नुकसान आपका है, ठीक है। यहाँ पूछा हुआ है, आगे भी हो सकता है रिपीट करें या इस प्रकार से पूछे, तो आपको ध्यान देना है पीजीटी सिलेबस में आपकी निद्रा भी आएगी, स्लीप भी आएगी, आपकी कॉन्शियसनेस चेतना भी आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ और क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है टेस्ट के बारे में, यानी कि आपसे पूछा गया है परीक्षण के बारे में, ठीक है। परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस है, क्या हम एक एकल परीक्षण कर सकते हैं या हम समूह को परीक्षण दे सकते हैं, ठीक है। वाचिक अवाचिक निष्पादन परफॉर्मेंस वाले वो सब जो होते हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये भी बेसिक चीजें दी हुई हैं। लेकिन इस टॉपिक पे, आपका परीक्षण के टॉपिक पे इन्होंने जो सवाल है इन्होंने डीप पूछे हैं। इन्होंने पूछा है कैटल का कल्चर फेयर टेस्ट है या नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपको जानना है, पढ़ना है उसके बारे में, कैटल के बारे में। और जो जो टेस्ट हैं आपके इंटेलिजेंस के, प्रमुख तौर पर बुद्धि के, पर्सनैलिटी के, ठीक है, आपको ध्यान देना है कौन से टेस्ट करेंगे आप, पर्सनैलिटी के, इंटेलिजेंस के, इन टेस्ट के ऊपर आप अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ से आपसे डीप में सवाल पूछा गया है इस बार आपके बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो टेस्टिंग वाला पार्ट आप यहाँ पे अच्छे से करेंगे। उसी के साथ साथ आपसे पूछा गया है यहाँ पे डिसऑर्डर के बारे में भी, है ना, डिसऑर्डर क्या होता है, या फिर आपको अगर बताएं यहाँ पे DSM-4 DSM-5 इसके बारे में भी आपको जो है नॉलेज रखना है, इसके बारे में भी आपने जो है जानकारी प्राप्त करनी है। इस बार टीआरई के पेपर में इस प्रकार के सवाल आपको पूछे गए थे, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस। उसी के साथ साथ जैसा कि बताया आपको टेस्टिंग पढ़ना है, परीक्षण के बारे में पढ़ना है आपने, एंड उसी के साथ साथ आपको पूछा गया है यहाँ पे किसके बारे में, अभिवृत्ति स्केल, एटीट्यूड स्केल्स के बारे में, यानी कि जितनी भी आपकी मापनी होती है ना, इंटरवल स्केल, जो भी चीजें हैं आपकी मापने वाली, ठीक है, स्केल्स के बारे में पूछा गया है। ये चीज आपको, ये डेटा आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाएगी, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे बाहर से, ठीक है, ये जो स्केल्स और मापनी है इनको, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर कुछ सवाल जो है आपके कहाँ से हैं, आपके थेरेपी से भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, थेरेपी से भी आपके हैं, जो जिसको हम बोलते हैं चिकित्सा। एक दो सवाल आपकी चिकित्सा भी पूछे गए हैं कि आपकी बिहेवियरल थेरेपी को ध्यान रखना है आपने, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। फिर सीसीपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, रॉजर्स की, मास्लो की ये जो थेरेपी है, मानवतावादी वाली अप्रोच, है ना, वो आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है चिकित्सा के अंदर, ठीक है। गेस्टाल्ट थेरेपी वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं आगे के भविष्य के लिए, ठीक है। इसी के साथ आपसे पूछा गया है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, यानी कि आपकी विश्वसनीयता, यहाँ पे विश्वसनीयता और यहाँ पे आपकी वैधता, इसके बारे में भी आपको एक दो सवाल पूछे गए, तो उसको भी आप ध्यान रखें। रिसर्च से ज्यादा सवाल नहीं, इस बार देखा जाए बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी में, तो आपके यहाँ पे 5 से 6 सवाल आपके
या और बड़ा नंबर ले सकते हैं, तो 5 से 9 सवाल, 5 + -2 इस प्रकार से आपके 5 से 7 सवाल, 9 सवाल आपके पूछे गए कहाँ से, आपके रिसर्च वाले भाग से। ठीक है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। रिसर्च से भी आपको रिलायबिलिटी मालूम होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी वगैरह, और उसी के साथ साथ वैधता क्या होती है वो आप जानेंगे। उसी के साथ साथ आपसे सवाल पूछा गया एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, जो आपके रिसर्च अनुसंधान का भाग है उसमें क्या फर्क होता है ये भी आपको जानना होगा, इसके बारे में भी आपने जो है पढ़ना होगा चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ टॉपिक, और एक था आपका एल्गोरिथम से संबंधित, खैर वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, और एक और चीज है आपकी स्वानुभाव की, यानी कि ह्यूरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको अलग से पढ़नी होंगी। ये क्या है आपका, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मतलब समस्या समाधान के अंतर्गत ये किस प्रकार से मदद करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ आपके टॉपिक आपके बीपीएससी सिलेबस के जो अलग से हैं। ठीक है, ये टॉपिक कैसे हैं, अलग से हैं आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, तो जितने भी आपको टॉपिक बताए यहाँ पे, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, डिटेल में डीप में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको इनको अलग से पढ़ना होगा, इस पे आप ध्यान दें। ठीक है, तो एक बार कंबाइंड तौर पे आपको सारी चीज बता दी है मोटा मोटी यहाँ पे कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे टीआरई, बीपीएससी, पीजीटी, साइकोलॉजी, टीचर एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपकी देखिए शिक्षक भर्ती है, तो आपको एक शिक्षक के तौर पे क्या क्या जानना चाहिए उसकी हम बात करें, तो आपका देखिए बीपीएससी, पीजीटी, टीआरई, साइकोलॉजी सिलेबस। ठीक है, इसकी हम बात करें तो इंग्लिश हिंदी में देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका देखिए एनसीईआरटी का जो डेटा है ना, एनसीईआरटी से जो डेटा है आपको वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, बॉक्स नंबर 1 क्या है आपकी, एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट टिक होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बॉक्स नंबर 1 है। एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें दी हैं वो आपके सिलेबस का भाग है। ठीक है, एनसीईआरटी कौन कौन सी, 11वीं वाली और एनसीईआरटी 12वीं वाली। एनसीईआरटी 11वीं + 12वीं मिला के पेज डब डिजाइन बनता है, और आपको यहाँ पे बीपीएससी, पीजीटी, साइकोलॉजी का सिलेबस है। कोई बोल रहा है नहीं है तो आप ना माने, आपके सिलेबस का भाग है, इसको आप ध्यान रखें। उसमें जितनी भी चीजें दी गई हैं ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है आपके लिए ये सारी चीजें। अधिकतर आपके जो सवाल हैं, अगर 100 सवाल आने वाले हैं तो आपके 60 to 70 सवाल कहाँ से मिलेंगे आपको, 65%, 60% सवाल कहाँ से मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको आपकी एनसीईआरटी से। और बाकी के जो टॉपिक्स बताए हैं, जो आगे अभी बताएंगे फिर से, वो कहाँ से मिलेंगे आपको, 40% आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं एक मेजर पोर्शन, और जब आप ये मेजर पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने में भी जो है रुचि आएगी और यहाँ पर आपको आसानी होगी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। और इसको पढ़ने के लिए क्या कुछ ज्वाइन करने की जरूरत है, नहीं, आप खुद से सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो बॉक्स नंबर 1 एनसीईआरटी का है जो आपका टिक होना चाहिए। उसके बाद अगला जो बॉक्स है वो है आपकी इंडस्ट्री, औद्योगिक या फिर संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें आपको 4-5 सवाल देखने मिले तो इसके बाद आपको ये टिक करना है कि आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, उद्यमिता के बारे में आप जो है जाने। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, बिजनेस वगैरह, थोड़ा सा इकोनॉमी का भाग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, बिल्कुल नाम मात्र का। ठीक है, तो नेक्स्ट बॉक्स आपका ये वाला टिक होना चाहिए कि आप इसको पढ़े अच्छे से। ठीक है, आपके पास जो भी नोट्स होंगे, मास्टर्स किया आपने, यहाँ तक पढ़ाई की है, बीएड किया है, तो आपके पास इंडस्ट्री से संबंधित जो भी आपके पास नोट है वो सब आप करें अच्छे से। ठीक है, वो सब पूछ रहे हैं आपसे, देखा गया बीपीएससी पीजीटी सिलेबस के अंदर। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अगला जो बॉक्स होगा वो क्या है, वो है आपकी स्लीप एंड कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको चेतना के बारे में उतना पढ़ना नहीं मिलेगा। चेतना कोई लड़की नहीं है, चेतना मतलब आपकी जो है कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस और स्लीप ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको आपको अलग से पढ़ना होगा। अगेन वही चीज आ जाती है, मास्टर्स एंड आपके जो भी नोट्स हो उनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्लीप एंड कॉन्शियसनेस कवर करेंगे। उसके बाद क्या कवर करेंगे, उसके बाद कवर करेंगे आप यहाँ पे परीक्षण के बारे में। ठीक है, परीक्षण यानी कि आपकी टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग के अंदर देखिए हमने यहाँ पे आइटम कर्व, आईसीसी, आईआरटी उसकी बात नहीं की है। सिंपल कौन कौन से परीक्षण होते हैं, टाइप्स उसके। ठीक है, केटल ने क्या दिया है, किसने क्या दिया है ना, इंटेलिजेंस के कौन कौन से परीक्षण है। इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी यहाँ पे मेन हो जाता है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर जो जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उनसे संबंधित परीक्षण आपको यहाँ पर प्राप्त करने होंगे, उनको यहाँ पर समझना होगा कि इसके अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, फिर आप ये वाला बॉक्स टिक करेंगे, परीक्षण वाला, टेस्टिंग वाला। यहाँ से भी आपको 3-4 सवाल यहाँ से देखने मिले हैं इस बार के बीपीएससी पीजीटी के अंदर। ठीक है, टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपको ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्टिंग है, इस पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है,
उसके बाद जो बात की हमने वो किसके बारे में की, वो बात की हमने डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, डिसऑर्डर मतलब आपके जो भी विकार होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे। अब ये विकार के बारे में कहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आपके डीएसएम के अंदर दिया हुआ है। डीएसएम कब से आई, थोड़ा सा उसका इतिहास, और डीएसएम 5-4 में क्या क्या है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजों के बारे में पढ़ेंगे आप, इन चीजों के बारे में आप यहाँ पर खोज करेंगे एंड इसको पढ़ेंगे। ये सवाल भी हमको देखने मिले। ठीक है, तो ये है आपका अगला बॉक्स, डिसऑर्डर और विकार, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसा कि आपको बताया अगली चीज क्या थी, अगली चीज थी आपकी यहाँ पर, वो थी यहाँ पे आपकी थेरेपीज के बारे में, यानी कि आपकी चिकित्सा। इसमें आपकी क्लाइंट सेंटर्ड वाली इंपॉर्टेंट है ना, बिहेवियर की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव इंपॉर्टेंट है, एंड आपकी जितनी भी थेरेपीज हैं थोड़ा थोड़ा आपको एकदम डीप में नहीं जाना है, पीजीटी लेवल का सवाल है, एकदम डीप में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको किसने दिया, क्या क्या होता है, थेरेपीज एंड चिकित्सा के बारे में आपको अलग से पढ़ना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारे सवाल यहीं से आ जाएंगे, अब पता नहीं आ जाए भविष्य में, लेकिन एक एक दो सवाल देखने मिल रहे हैं, तो ऐसा सिलेबस तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारे लिए एक आधार आप लोग के लिए यहाँ पे कि आप, हाँ ये टॉपिक आपको एटलीस्ट परीक्षा के पहले इसको कंप्लीट करके, इसको डन करके आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थेरेपी का प्रकार, यहाँ पे आपका चिकित्सा का भाग। ठीक है, देन आपको बताया है अगली चीज जो आपके सामने आती है वो क्या है, वो है यहाँ पे आपकी जो रिसर्च में आपकी रिलायबिलिटी है या फिर वैलिडिटी है, उसके बारे में, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल देखने मिले। उसके बाद आपको जानना है एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एक्सपेरिमेंट क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीज उसमें डिफरेंसेस हैं एक्स पोस्ट फैक्टो में। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखेंगे तो उसके लिए आपके लिए इतना काफी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, उसी के साथ एक और चीज जो बच जाती है वो है अपनी मापनी, स्केल्स के बारे में, कौन सी स्केल क्या कहती है ना, कौन सी स्केल क्या बताती है, कौन सी मापनी क्या बताती है, कितने पॉइंट की मापनी होती है, वो सब चीजें आप करेंगे, तो ये भी आपको यहाँ से भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद और एक और चीज बच गई, वो क्या है आपकी, वो है आपकी लैंग्वेज के बारे में, यानी कि आपकी भाषा के बारे में। ठीक है, कि आप भाषा के बारे में जाने, जो पूछा गया है ना, किसने क्या बोला है, नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला है भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में स्किनर ने क्या बोला है। ठीक है, वो सब चीजें आप थोड़ा सा जानेंगे भाषा के भी बारे में। ठीक है, तो ये रहा इतना जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रहा आपका बीपीएससी पीजीटी टीआरई साइकोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस। और इसका बेस क्या है, बेस देखिए किसी को पता नहीं है, लेकिन जो हमको पीवाईक्यूज बता रहे हैं, पीवाईक्यूज जो होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं, जो हमको पीवाईक्यूज बता रहे हैं ये पीवाईक्यू आधारित है। ठीक है, अगर भविष्य में कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बट स्टिल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे जो बॉक्स हैं इन पे आपको टिक करके रखना होगा ऑलरेडी पहले से। ठीक है, कुछ अगर ऐड होती हैं चीजें तो उसको देखना है आपको बाद में, एटलीस्ट आपको मिनिमम इतना तो करना है, क्योंकि एक बार उन्होंने पेपर ले लिया है, एक बार उन्होंने पेपर में ये जो सारे बॉक्सेस बने हैं आपके सामने इनसे संबंधित सवाल पूछ लिया है। ठीक है, अब क्या बच जाता है, अगर उन्हें कुछ ऐड करना होगा तो शायद वो अगले पेपर में देंगे, या फिर इन्हीं में से घुमा फिरा के कुछ सवाल आपसे यहाँ वहां से पूछेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको इनके बारे में अच्छे से डिटेल में आपको सब जानना है, ये सब चीजें पढ़नी है आपको, और कंप्लीटली आप जो है इसको सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। ठीक है, मेन पोर्शन आपको बताया है एनसीईआरटी कवर करेगा, कितने सारे ऐसे सवाल हैं जो केवल एनसीईआरटी पढ़ के वहां पे सॉल्व हो सकते हैं बस, लेकिन उसको कैसे पढ़ाओ, आपने उसको अच्छे से पढ़ाओ, मन लगा के पढ़ाओ, तो खाली एक लाइन लिखी है उसको पढ़ लिया हो गया, तो ऐसे सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर आप एनसीईआरटी में मत पढ़िए, जाके ऐसे ही एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, ऐसे आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा, उसको पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना, उसको समझना और चीजों को लिंक करना, वो अगर आप सीख जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे ये आसानी करेगी आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए प्रश्न सेट करने वालों के पास भी 11वीं 12वीं को आप पढ़ाना है तो आपको पीएचडी के टॉपिक्स नहीं पूछना चाहते वो, ना ही आपको किसी अन्य स्तर के आपके सवाल पूछेंगे। ठीक है, डीप में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ देखिए अब जो टॉपिक आपको क्यों बोल रहे हैं एनसीईआरटी कवर करने के लिए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक से देखिए आपको सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, भाषा से मिला है, मापनी से मिला है, इससे मिला है, इससे मिला है, इससे 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 इन सब टॉपिक से और एनसीईआरटी से। ठीक है, इन सब टॉपिक से सवाल देखने मिले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पीजीटी साइकोलॉजी का आपका ये सिलेबस है कंप्लीट 2023 के लिए। ठीक है, इसको आप अगर इतनी तैयारी आप कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर की हो रही है। ठीक है, एंड आप निकट भविष्य में ये एग्जाम को बड़ी आसानी से इसको आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये तो बात कर ली हमने, लेकिन अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स उन टॉपिक की जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन टॉपिक्स की हम बात करें जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है, क्या आप उनको छोड़ देंगे, क्या केवल इतने जितने हमने बॉक्स 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 बना दिए क्या केवल उतना पढ़ना है, नहीं, आपसे क्यों कहा जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, अब उसको समझिए। देखिए जीन पियागेट का सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछते हैं जहां भी हम विकास की बात करते हैं,
यहाँ पे विकास की बात की गई क्या इस पीवाईक्यूज में, इस पीजीटी के पेपर में विकास से एक भी सवाल नहीं था यहाँ पर, ठीक है। हाँ था वहां पे किससे, मनोलैंगिक से था, यानी कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से सवाल था फ्रॉइड की, लेकिन हमको पियागेट से हमको सवाल देखने को नहीं मिला चूंकि, लेकिन ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पियागेट, जीन पियागेट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बड़ा नाम है, ठीक है। एक सवाल हमको देखने मिला वहां पे बोबोडॉल से संबंधित, बंडूरा सोशल लर्निंग, कुछ तो भी सवाल पूछा था इस प्रकार से, तो ये भी कहाँ मिलेगा आपको, ये भी आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और वहां पे किस प्रकार से आपकी जो स्टेजेस हैं, शैशवावस्था से लेके यहाँ तक की विकास की अवस्थाएं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पूछी तो नहीं गई इस बार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भविष्य में पूछ नहीं सकते हैं, केवल आप इतने बॉक्स करके जाएंगे, इतने बॉक्स करके जाना है, लेकिन जैसे ही आप एनसीईआरटी कवर करते हैं आपका एक मेजर पोर्शन अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। और मान लीजिए ये सारे बॉक्स से सवाल आते हैं आगे भी, और मान लीजिए पियागेट से आ जाता है या बोबोडॉल से आ जाता है या किसी अन्य से आ जाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी के देखेंगे तो इस बार पर्सनैलिटी में देखिए आपकी डेफिनेशन पूछ ली गई, ठीक है। पर्सनैलिटी किसने डेफिनेशन दी, तो वो तो ठीक है, थोड़ा सा वेग सवाल था। पर्सनैलिटी आप हर किसी के याद करके रख सकते नहीं आप, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है उसको समझना है आपने, ठीक है। उसी के साथ साथ देखें तो यहाँ पे आपको जो एटीट्यूड है उससे ज्यादा सवाल देखने नहीं मिले आपको। सोशल साइकोलॉजी में देखिए आपकी कंप्लायंस बच गया है, ओबीडियंस बच गया है, ठीक है, अनुपालन, आज्ञाकारिता, ठीक है, और आपकी कन्फर्मिटी, ये सब बच गई है, हो सकता है आपसे भविष्य में पूछ लें, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम पर्सनैलिटी की थ्योरीज जो है, ओशियन वाली थ्योरी है, बिग फैक्ट 5 फैक्टर वाली थ्योरी है, ठीक है, आपकी जो भी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या बोलती है पर्सनैलिटी के बारे में, साइकोडायनेमिक क्या बोलती है पर्सनैलिटी के, है ना, इड, ईगो, सुपर ईगो, हर पीजीटी सवाल में देखा जाता है इड, ईगो, सुपर ईगो, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया, क्यों, क्योंकि हो सकता है भविष्य में ये सवाल आपका इंतजार कर रहे हो। इसलिए इन सब का रामबाण इलाज क्या है, आपकी एनसीईआरटी, कोई कोर्स नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ के जाइए अच्छे से, प्लस आपको जो टॉपिक्स बताए गए हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको जो बायोसाइकोलॉजी का पार्ट है, आपको एक भी सवाल देखने नहीं मिला यहाँ बायोसाइकोलॉजी से कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, क्रिया विभव क्या होता है, और वो सब चीजें आपको यहाँ पे एक भी चीज आपको यहाँ पर देखने नहीं मिली। तो आप क्यों उसमें अपना माथा खपाएंगे, उसको क्यों आप पढ़ेंगे जबकि आपके पास समय कम है। एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना आप करें, प्लस ये सारे जो बॉक्सेस बताए हैं उतना आप करें स्वयं से, और आप सेल्फ स्टडी से ही आप जो है अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स, अच्छा कट ऑफ, और भविष्य में आप टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो है तैयारी होनी चाहिए, और यहाँ पे इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी सिलेबस। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट छूट गया है, कुछ हो गया है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी वैसे आगे के वीडियोस में उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लगता है कि सर ये टॉपिक भी होना चाहिए या ये टॉपिक से भी आया था, तो उसको आप बता सकते हैं, लेकिन जो बताए आपको मेजरली आपका एवरेज औसत तौर पे आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी स्टार्ट करें आप, ठीक है। इस टीआरई एग्जाम के लिए, इस पीजीटी एग्जाम के लिए आपको केवल क्या पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ पे पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न में देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास कितने होते हैं, यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आपके पास, 5 ऑप्शंस होते हैं। अब ये देखिए, ये सवाल, सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रारंभ किया, हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आप थोड़ा सा उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ही शायद लिखा हुआ है इस प्रकार का स्टेटमेंट, ठीक है, मेडनिक, गिलफर्ड, गेल्टन। अब यहाँ देखिए किस प्रकार के सवाल आते हैं। डी ऑप्शन में क्या हो सकता है, यहाँ फ्रॉइड का नाम हो डी में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, ठीक है। डी एंड ई ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको यही मिलते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज्यादा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस सवाल में भी देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी में बोल रहे हैं एक से ज्यादा और ई में बोल रहे हैं नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो डी वाला है ये थोड़ा सा सवाल को और ट्रिकी बना देता है, हो सकता है दो ने दिया हो, इसको आप ध्यान रखें। तो बस यही है आपके पेपर पैटर्न के बारे में, कोई बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। पेपर पैटर्न आपका, इसमें बस 4 की जगह कितने होते हैं आपके ऑप्शंस होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी में जो है आपको क्या बोलता है, एक से ज्यादा, है ना, और ई में क्या बोलता है आपसे, इनमें से कोई नहीं, और इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ पर टिक करना होता है। एग्जाम जिस बार लिया गया था वो आपका ऑफलाइन था, तो वो पेपर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। तो ये रहा आपका कंप्लीट पेपर पैटर्न के बारे में, किस प्रकार से पेपर होगा, और उससे इंपॉर्टेंट आपने देख लिया है क्या, आपने देख लिया है बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अपने जो फ्रेंड्स हैं बीपीएससी वाले उनके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, एनसीईआरटी को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें।
और जितना है टॉपिक PYQ एनालिसिस से आपने देख लिया है अभी, उतना ही पढ़ें आप उतने अकॉर्डिंग, और जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना आपका नॉलेज और उतने आपके एग्जाम क्लियर करने की जो संभावना है वो वहां पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहाँ विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।